हेलो इंटेलिजेंस। वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। आज की वीडियो में हम 10th क्लास स्टैंडर्ड मैथ्स 2023 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसका सेट 1 और कोड 34 1 है। आज बेटा हम इसका सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए डिस्कस करने के साथ बेटा जितने भी हम PYQs, इससे पहले हम काफ़ी सैम्पल पेपर डिस्कस कर चुके हैं, प्लस काफ़ी हम फाइनल पेपर भी डिस्कस कर चुके हैं। उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में विजिट करना और पिछले क्वेश्चन पेपर्स के सोल्यूशन भी ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं 34 1 का सेक्शन ए। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ HCF टू द LCM ऑफ। अच्छा, HCF और LCM की रेशो बतानी है। चार ऑप्शन हैं किसकी? लीस्ट कंपोजिट नंबर है 4 एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा बेटा? 2। यानी 4 और 2 का पहले HCF और फिर LCM, उनकी रेशो बतानी है। ठीक है, अब तुमको पता है 2 और 4 का HCF क्या होता है बेटा? 2 और 4 का HCF होता है 2। ठीक है, और 2 और 4 का LCM क्या होता है? 2 और 4 का LCM होता है 4। तो इसकी कटिंग कर देंगे तो 1:2 बन जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से दिख रही होगी। इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ओके, ठीक है। अच्छा, अब देखना है इसके रूट्स फाइंड करने के दो तीन तरीके हैं आपके पास। एक तो ये है कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से रूट फाइंड कर लो, ऑप्शन मैच कर लो। दूसरा ये है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप फाइंड करके ऑप्शन मैच कर सकते हो। द थर्ड वन इज, ये तो हो गया क्वाड्रेटिक मेथड से। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फोर्थ चैप्टर से। लेकिन अगर हम इसको सेकंड चैप्टर यानी पॉलिनोमियल से करना चाहे तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है ना। यहाँ से बेटा सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर क्या था? ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 3 और सी की वैल्यू आ गई -10। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए ना, माइनस बी अपॉन ए। यानी कि माइनस ऑफ बी की वैल्यू क्या है? 3 और ए की वैल्यू क्या है? 1, दैट इज -3। यानी कि अब आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे दो रूट्स हैं जिनको प्लस करके आंसर -3 बनना है। ठीक है, 2 - 5 इज -3। ठीक है जी, इट कैन बी आंसर। -2 + 5 क्या होता है? +3। तो ये तो गया। 2 + 5 कितना होता है? 7। तो ये ऑप्शन भी कट आउट होगी क्योंकि हमें -3 चाहिए। -2 एंड -5 आर -7, तो ये ऑप्शन भी गई। तो कौन सी ऑप्शन बच गई बेटा? ओनली ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपने इस तरीके से सोचना है ताकि MCQs में कम से कम आपको पेन उठाना पड़े, आंसर शीट का कम से कम यूज़ करना पड़े। ओके, थर्ड क्वेश्चन, हाँ इसके लिए चलो आंसर शीट का यूज़ करना पड़ेगा। √6, √24, √54, इसकी हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है। देखो कैसे करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा, ये √6 है। ठीक है, √6 की वैल्यू तो चलो √6 होगी, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज √24। इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। √24 है। ठीक है, 24 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो वो क्या बनेगी? 2, 12, 2, 6, 2 एंड 3। मेरी बात को समझ गए? ठीक है, अब इसमें से देखना, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी √6 बच गया अंदर। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म क्या थी? 1 × √6, दूसरी टर्म है 2 × √6। अब तीसरी टर्म देखते हैं। थर्ड टर्म इज √54। अब इसको सोल्व कर लो। 54 को सोल्व करोगे तो क्या बनेगा? 2। ठीक है, पीछे 27 बच गया। 27 को लिखेंगे 3 × 3 × 3। ठीक है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आती है ना, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, ऐसे करके। ये जो आप छोटी क्लास का काम करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन 54 की। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है? एक 3 है तो 3 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बच गया? √6। अब अगर ध्यान से देखो, ये AP बन रही है ना, कि पहली टर्म क्या आ गई? 1 √6, दूसरी टर्म आ गई 2 √6, थर्ड टर्म क्या आ गई? 3 √6। तो ऑब्वियसली जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म क्या होगी? द फोर्थ टर्म विल बी 4 √6 ना। ठीक है, तो 4 को जब रूट के अंदर लेके जाओगे तो 4 का स्क्वायर अंदर जाएगा। इतनी बात तो समझ गए। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 16 × 6 का रूट सोल्व करो, क्या बनेगा ये? 16 5 ज़ार 80, 16 6 ज़ार 96। ये रहा 96 का अंडर रूट, 96 का अंडर रूट, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बेटा? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 7 फ्रॉम x एक्सिस। ये बेटा मैं MCQs की प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, बड़े अच्छे से मैंने बताया हुआ है वहाँ पे, हर एक चैप्टर के MCQ करे हुए, आप उनको देख लोगे ना, आपको कभी भी MCQs में दिक्कत नहीं आएगी। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 7। बेटा ये फर्स्ट पेज है, इसकी प्रिंटिंग थोड़ी ख़राब थी, आगे सारी प्रिंटिंग बिल्कुल अच्छी है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 7। कौन सा पॉइंट है बेटा? -1, 7। अच्छा, कहाँ से? एक्स एक्सिस से। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने जो लेक्चर वीडियो बनाई है उसमें बताया है कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ वाई कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ एक्स कोऑर्डिनेट। अब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट, जिसका आंसर क्या है? 7। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया पूछा जिसका डायमीटर डी है। देखो एरिया रेडियस में नहीं है, डायमीटर में ऑप्शन में, तो हमें भी डायमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं हम, एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब बेटा जो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, है ना। अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूँ तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो एरिया भी तो आधा हो जाएगा, अगर सर्कल आधा हो गया तो उसका एरिया भी हाफ हो गया। ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन में क्या डी की फॉर्म में चाहिए, तो पाई बाय टू बाहर निकाल लो, आर को क्या लिख सकते हैं, डी बाय टू लिख सकते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। ठीक है, तो ये आंसर क्या बन गया, पाई डी स्क्वायर अपॉन टू टू ज़ार फोर एंड फोर टू ज़ार एट, तो पाई डी स्क्वायर बाय एट अपना आंसर आ गया सेमी सर्कल का एरिया, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। इसमें तो बेटा कुछ सॉल्व ही नहीं करना, ये तो सीधा क्वेश्चन है, द इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन मोड मीडियन एंड मीन, ये सेवन्थ क्लास का काम है, एट्थ क्लास का। मीन मीडियन मोड में रिलेशन बताना है, देखते हैं। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, हाँ बेटा यही होता है, फर्स्ट ऑप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में एक नंबर के लिए और कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही चीज़ है। ठीक है, तो और कुछ नहीं तो पेपर में इन तीनों में से कोई दो चीज़ें गिवन करके थर्ड चीज़ आपसे पूछ लेगा, नहीं तो क्या ये सीधा फॉर्मूला ही पूछ लेगा, जैसे यहाँ पे पूछ लिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना, मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ यहाँ पे प्रिंटिंग अच्छी आ गई सारी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स द टू लाइंस, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो किस तरह की वो लाइंस है, पहले तो इनको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या थी अपनी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही थी ना। तो पहले इस फॉर्म में लिखना है, पहले एक्स वाली टर्म, फिर इसको लेफ्ट पे ले जाओ, इसको भी लेफ्ट में ले जाओ, ताकि राइट में हमारे पास सिर्फ जीरो बचे। तो 2x माइनस 5y माइनस 6, तो पहली क्या बन गई, यहाँ पे कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो पहली क्या थी, 2x माइनस 5y, ये रहा 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज 6x माइनस 15y माइनस 18। ठीक है, पहले x वाली टर्म लिखी, माइनस 15y माइनस 18 इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब देखो क्या आ रहा है बेटा, a1 बाई ए टू क्या आ रहा है, a1 बाई ए टू क्या होगा, 2/6, 2/6 जिसका आंसर क्या है 1/3। ठीक है, अब b1 बाई बी टू फाइंड कर लो, b1 बाई बी टू क्या, माइनस 5 बाई माइनस 15, जिसका आंसर भी क्या आ जाएगा 1/3, है ना। अब c1 बाई c2 चेक कर लो, वो क्या है -6/-18, तो -6 बाई -18, ये भी कितना हो गया बेटा 1/3। और जब ये तीनों इक्वल आ जाते हैं आपस में, उसको क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन्स। कौन सी लाइन बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, रेशो कंपेयर करनी बस। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल देन अल्फा प्लस बीटा, इसकी जीरोज है, जीरोज फाइंड कर लो। ठीक है, नहीं तो दूसरा काम क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो, देखो मैं यहीं पे कर देता हूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, देखना ध्यान से। ये था ना एक्स स्क्र माइनस वन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्र प्लस जीरो मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा अल्फा प्लस बीटा बोला ना, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या, सम ऑफ जीरोज ही तो पूछा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता बेटा, माइनस बी अपॉन ए नहीं होता, तो माइनस ऑफ बी की वैल्यू क्या है जीरो और ए की वैल्यू वन, लो जी जीरो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कितना आ गया, जीरोस आ गया। ठीक है, दूसरा आप ये भी कर सकते हो, इसकी जीरोस फाइंड करके उन दोनों को ऐड कर दो, तब भी आंसर जीरो आएगा। ठीक है, इसकी जीरोस क्या बनेगी, -1 एंड +1, उनको आप ऐड करोगे तो जीरो बन जाएगा। चलो नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं, इफ़ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 2√3 मीटर अलॉन्ग द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन, सन्स एलिवेशन का मतलब होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। अच्छा अब डायग्राम देखो, 6 मीटर हाइट है और उसकी शेडो कितनी है 2√3। अब बेटा शेडो ऑब्वियसली ग्राउंड पे बनेगी, यानी बेस दे रखा है। ठीक है, और ये हाइट क्या होती है, लंबी होती है, ऐसे होगा ना, हाइट ऐसे होगी 6 लंबी और ये शेडो होगी 2√3, समझ गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस फाइंड करो और देखो उसका क्या आंसर आता है। ठीक है, ए वेट अ मिनट, हाँ दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। अब देखना ध्यान से, मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर रहा हूँ, वो क्या होता है, टेंजेंट होता है। ठीक है, वो क्या होता है बेटा, टेंजेंट थीटा लिख लो यहाँ पे। अच्छा परपेंडिकुलर क्या था 6, बेस क्या था 2√3, दैट इज टेंजेंट थीटा। अब इसकी कटिंग कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखो जो ऊपर 3 है उसको मैं √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूँ ना, मेरी बात को समझ गए। ये क्या है टेंजेंट थीटा, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो टेंजेंट की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है, 60 डिग्री पे होती है बेटा, टेंजेंट की वैल्यू √3 60 डिग्री पे होती है ना, तो यहाँ पे देख लो 60 डिग्री ए ऑप्शन में है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बेटा, बड़ा अच्छा बड़ा इजी क्वेश्चन है। सीकेंड थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कोटेंजेंट थीटा, मतलब सीकेंड थीटा की वैल्यू बतानी है कोट थीटा की टर्म में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
अच्छा, सीकेंट थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट थीटा, देखो कैसे। सबसे पहले तो बेटा आपको ये आइडेंटिटी पता होगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना। ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, कोट चाहिए ना, तो हम टेंजेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसका कर देंगे रेसिप्रोकल। तो यहाँ से बेटा टेंजेंट की सॉरी टेंजेंट थीटा नहीं फाइंड करना, हमें सीकेंट थीटा ही फाइंड करना है। तो यहाँ से हम पहले सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। अच्छा, लेकिन आंसर में हमें कोट चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 बाय कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। बात को समझ गए, ठीक है। तो ये बन जाएगा कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये आ गया अपना सीकेंट स्क्वायर थीटा। लेकिन अपने को वैल्यू सीकेंट थीटा की चाहिए, तो ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाके अंडर रूट बन जाएगा ना। तो सीकेंट थीटा विल बी इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंडर द रूट, और नीचे रूट और स्क्वायर कैंसिल होके अकेला क्या बच जाएगा, कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन कोटेंजेंट थीटा, विच इज ऑप्शन नंबर सी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बेटा, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन दियर अपर फेस इक्वल टू 3। नंबर्स में जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए बेटा, 3 का। कितना डिफरेंस होना चाहिए, 3 का डिफरेंस होना चाहिए। अब देखो बेटा, 3 का गैप होगा, ठीक है, 3 का गैप होगा। तो जब 2 डाइस फेंकोगे तुम, 2 डाइस फेंकोगे तो 3 का गैप कहाँ कहाँ आएगा, देखो। जब फर्स्ट डाई पे 1 आ जाए, सेकंड पे 4 आ जाए, तब 3 का गैप आएगा। तो 1 4 आ गया तो 4 1 में भी तो 3 का ही गैप है, ठीक है। अब इसमें एक बढ़ा दो और इसमें भी एक बढ़ा दो। अगर 2 है तो फिर इधर 5 आएगा, तभी 3 का गैप हुआ। तो 2 5 है तो यहाँ पर 5 2 भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बढ़ा दो, 3 है तो बात दूसरी तरफ 6 पर पहुँच जाएगी, तो 6 3 भी आएगा। 3 3 का गैप है ना सब में। अब देखो इससे आगे तो नहीं बढ़ सकते हम, क्योंकि डाइस में 7 होता ही नहीं। तो ये टोटल कितने केसेस है, 6 केसेस है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 6/36, कटिंग करेंगे तो 1/6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, अब देखो सिमिलर ट्रायंगल्स, बेटा ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बड़े अच्छे से मैंने इसके एमसीक्यूज प्लस ट्रायंगल चैप्टर की पूरी वीडियो बनाई हुई है। आप एक बार इसको ट्रायंगल चैप्टर को देख लोगे ना, तो मेरी गारंटी आप कभी भी ट्रायंगल चैप्टर में मार नहीं खाओगे। देखो 12th क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले सिमिलैरिटी का बेसिक क्या बताया हुआ है मैंने, कि ए बी सी और क्यू पी आर सिमिलर है। अच्छा बेटा, जो डायरेक्शन यहाँ पर मेंशन है तुम उसी डायरेक्शन में पहले रफ में बना लो, ठीक है। ए बी सी और क्यू पी आर मेंशन है, तो यहाँ पर रफ में बना लो पहले, ए बी सी और क्यू पी आर। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर गिवन है, ए बी सी और क्यू पी एंड आर। बात को समझ गए, ठीक है। अब देखो क्या कुछ दिया हुआ है, उसको प्लॉट कर लो जरा। ए सी 6 है और बी सी 5 है, ठीक है। ए सी रहा 6, बी सी रहा 5। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्यू आर 3 है और आर पी एक्स है। क्यू आर कितना है, आर पी एक्स है, और क्यू आर कितना है, 3 है। देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड आई ना, ठीक है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो सेम होती है, मतलब इसकी राइट साइड अपॉन इसकी राइट साइड, दैट इज 6/3, इसका बेस अपॉन इसका बेस, दैट इज़ 5/x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पहुंच जाएगा ऊपर, तो 5/2 हमारा आ जाएगा सिंपली आंसर। कितना आंसर आ जाएगा, 5/2। देखो 5/2 किस ऑप्शन में है, अच्छा 5 यहाँ पॉइंट्स में है, तो बेटा 5/2 का मतलब होता है 2.5, ठीक है। तो अब 13th क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ये तो बेटा आपको बताया हुआ कि एक पॉइंट अगर ओरिजिन आ जाए तो सिंपली इन्हीं दोनों का स्क्वायर कर दो, -6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा, सिंपली डिस्टेंस क्या आ जाएगा, -6 का स्क्वायर, ये शॉर्ट वे होता है जब ओरिजिन आ जाए, ठीक है। ये क्या बन गया 36, ये बन गया 64, ये बन जाएगा अपना 100। 100 किसका रूट होता है बेटा, 10 का। तो डिफरेंस के सॉरी डिस्टेंस कितना आ गया, 10 का। 10 यूनिट्स कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो बेटा क्या है, ये तो बिल्कुल ईजी है। इन दी गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू दी सर्कल, पी क्यू यहाँ पे टेंजेंट है, जिसका क्या है, रेडियस ओ है। इफ़ ओ पी क्यू एक्स और पी ओ क्यू वाई है, ये एक्स और वाई दो एंगल्स दे रखे हैं, हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। अब बेटा ध्यान से दो, थ्योरम 10.1 आपने पढ़ी हुई है। थ्योरम 10.1 क्या कहती है, कि ये जो रेडियस है, ये वाला जो रेडियस है, ठीक है, और ये वाला जो टेंजेंट है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 का एंगल ना। अब आपने छोटी क्लास में 7th क्लास से पढ़ना स्टार्ट करा हुआ है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करके 180 डिग्री आता है। उसमें से एक एंगल तो 90 दे दिया, यानी बाकी दोनों का प्लस 90 हुआ, तभी तो 180 बनेगा। सीधा ही ऑप्शन नंबर बी, कुछ सोचना ही नहीं, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री
प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री बन गया ना एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये 90 वहाँ जाकर माइनस हो गया, तो 90 तो बचा, 180 माइनस 90 90 होता है, और एक्स प्लस वाई अपने को फाइंड करना था, तो सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से सर्कल पे आ गया। इन द गिवन फिगर टी ए इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल जिसका सेंटर ओ दे रखा है, सच दैट ओ टी इज़ 4। ठीक है, ओ टी 4 दे रखा है, ओ टी ए 30 दे रखा है, लेंथ ऑफ टी ए, अच्छा ये इस टी ए की लेंथ बतानी है। अब बेटा यहाँ पे फिर से थ्योरम 10.1 यूज़ हो जाएगी, बड़ी अच्छी। ठीक है, थ्योरम 10.1 क्या कहती है बेटा, कि ये जो अपना रेडियस है और ये जो सेंटर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, अब ये 90 के सामने वाला क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज होता है, और जो अपने को ये टी ए फाइंड करना है वो क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेटा, कोज ही तो होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोज, और यहाँ पर एंगल क्या गिवन है, 30 डिग्री। अब बेस अपने को फाइंड करना है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई हो गया, कोस 30 कितना होता है, √3/2, तो 2 √3 यह बन जाएगा सिंपली आपका आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सर्कल और ट्रिग्नोमेट्री दोनों मिक्स कर दिए इसमें। अच्छा 16 देखते हैं, वो भी इसी की तरह बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू एंड बी सी आर पैरेलल, ये पी क्यू और बी सी दोनों पैरेलल दे रखे हैं, बिल्कुल सही बात है। पी बी 6 दे रखा है, पी बी 6 है, ए पी की वैल्यू 4 दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या था, ये था क्वेश्चन नंबर 16। ओके, यहाँ पर हमें ये एक ट्राइंगल दे रखी थी, ये रही। ठीक है जी, अच्छा ये क्या थी 4, ये था x, ये था 8, और ये था x हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखना ध्यान से क्या करना है, हमें ये लेंथ पूरी फाइंड करनी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये था a, ये था c। ओके, अब देखो सी ए सी तभी फाइंड करेंगे जब x फाइंड करेंगे, 8 + x करेंगे तो ए सी पूरा आ जाएगा, है ना। तो 4/6 = 8/x हो गया। ठीक है, तो 4 1 * 4, 4 2 * 8, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 12, 12 + 8 टोटल कितना बन गया, 20। बस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ए सी पूरा फाइंड करना था एंड दैट कम्स आउट टू बी 20। ओके, 17 देखते हैं। पोलिनोमियल दे रखा है 1/α + 1/β निकालना है, जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसकी जीरो है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लो 1/α + 1/β जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ये देखो मैं, हाँ यहाँ पे कर देता हूँ। ये देखना 1/α + 1/β क्या होगा, जब इसका एलसीएम करोगे तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन बीटा अल्फा आ जाएगा, यानी कि ऊपर सम ऑफ जीरोज आ गया, नीचे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। ठीक है, अब आप देखो सम ऑफ जीरोज क्या आता है, -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो b/a और c/a की वैल्यू क्या है। अच्छा यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -3 है, और c की वैल्यू -7। ठीक है, तो b/a का मतलब -3/4। ठीक है, तो ये आ गया नेगेटिव साइन पहले था और फिर -3/4 डिवाइड बाय c/a। c/a क्या होगा बेटा, c की वैल्यू -7 और a की वैल्यू 4, c -7 a 4, ये बन जाएगा -7/4। तो ये तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और यहाँ से 4 4 भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 3/7 विद द नेगेटिव साइन। ओके, तो 3/7 विद द नेगेटिव साइन ये रहा, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। ओके, नाउ 18th वन इज a card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. The probability that card drawn is not an ace, वो ace नहीं है। अब बेटा अगर आपको कार्ड्स की अच्छे से नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं नॉलेज है तो प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन की वीडियो मेरी ज़रूर देखना, वहाँ से आप कार्ड कभी नहीं भूलोगे। देखो नोट एन एस, एस नहीं है। एस कितने होते हैं टोटल बेटा, 4 होते हैं, और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। अब इसमें से एस ना होने की, तो 52 में से 4 गए तो 48 बच गए ना। ठीक है, और नीचे क्या होता है, 52 होता है। इसकी कर दो कटिंग, क्या बन जाएगा, 4 के टेबल पे कटिंग कर दो 1 2, इसकी 4 के टेबल पे कटिंग कर दो 1 3, तो 12/13 दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। अच्छा 19th क्वेश्चन देखो, एजर्शन रीजन आ गया। The probability that a leap year has 53 संडेज is 2/7। एक लीप ईयर के 53 संडेज होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 है। देख लेते हैं जी, ये देखो बेटा जो 364 डेज होते हैं ना, ठीक है, उसमें क्या है आपके 52 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं। कितने बेटा, 52 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसने क्या बोला है, लीप ईयर की बात करी है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366।
उसमें से 364 तो कवर हो गई, पीछे कितने दिन बचे, 2 दिन बचे, ठीक है, पीछे कितने बचे, 2 दिन बचे, और टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो 2/7 ही तो है आपका आंसर, ठीक है। तो यानी कि असर्शन तो अपना ठीक है। रीज़न देख लो, नॉन लीप ईयर में कहता प्रोबेबिलिटी 5/7 है। अब बेटा जब लीप ईयर में पीछे 2 दिन बचे तो नॉन लीप ईयर में तो 365 डेज होते हैं, पीछे एक ही दिन बचा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/7 आएगी। इसने क्या बोल रखा है, 5/7 आएगी। तो यानी कि असर्शन ठीक है, रीज़न गलत है। असर्शन ठीक है, रीज़न गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा अपना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द 20th क्वेश्चन सेज ए बी सी आर इन ए पी इफ़ एंड ओनली इफ़ 2b इक्वल टू ए प्लस सी। देख लेते हैं, ए बी सी ए पी में है। मैं एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये देखो वो कह रहा है ए बी सी क्या है, ए पी में है। ए बी सी ये तीनों चीज़ें क्या है, ए पी में है। अब देखो बेटा ए पी का मतलब क्या होता है, ए पी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस सेम है ना। यानी कि जब मैं A2 माइनस A1 करूँगा और जब मैं A3 माइनस A2 करूँगा उनका आंसर सेम आएगा। यही तो है अपनी AP की डेफिनेशन। तो अब बेटा क्या करो, B को उधर ले जाओ, B प्लस बी इक्वल टू सी प्लस ए ना। तो यानी कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी बन गया कि नहीं, और यही तो असर्शन में बोला हुआ है। 2b इक्वल टू ए प्लस सी बन गया ना, और यही तो असर्शन में बोला हुआ है, यानी कि असर्शन तो ठीक है। अब रीज़न को देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वेयर। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, ये 8th क्लास का काम है बेटा, कि पहले एन ओड नेचुरल नंबर को प्लस करोगे ना, उसका आंसर क्या आता है, एन स्क्वेयर। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ नॉलेज के लिए। मान लो मुझे 1, 3, 5 और 7 का प्लस बताना है, ठीक है। तो बेटा 1 + 3 क्या होगा, 4, ठीक है। 4 + 5 हो गया 9, 9 + 7 कितना हो गया, 16। और बेटा ध्यान से देखो, ये 16 क्या है, 4 का स्क्वायर ही तो है, समझे। और 4 क्या है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 4, और इसका आंसर क्या आया, n स्क्वायर। बात को समझ गए, ठीक है। यानी कि पहले लगातार n ओड नंबर का प्लस करेंगे तो उसका आंसर क्या होता है, n स्क्वायर। हमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी ठीक बात है। लेकिन असर्शन और रीज़न का आपस में कुछ लेना देना तो नहीं है, ठीक है। ये 8th क्लास का काम है, ये 10th का, चलो 8th 10th भी छोड़ो, मतलब ये AP का काम है और ये कोई और ही चीज़ है। तो एजर्शन और रीज़न दोनों ठीक है, लेकिन एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सेक्शन ए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।